हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर कंट्रोल इन बिल्ट एनवायरनमेंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिल्ट एनवायरनमेंट। अगर हमको कंफर्टेबल फील करना है तो टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। सो बेसिकली दिस टेम्परेचर कंट्रोल इज रिलेटेड टू थर्मल कंफर्ट। तो पहले हम जानेंगे थर्मल कंफर्ट होता क्या है। तो थर्मल कंफर्ट इन बिल्डिंग इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। वो किसके साथ डील करता है? विथ क्रिएटिंग इंडोर एनवायरनमेंट वेयर ऑक्यूपेंट फील थर्मली कंफर्टेबल। मतलब मेन उसमें टेम्परेचर रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है वो प्रॉपर होने चाहिए ताकि हम कंफर्टेबल फील करें। नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, मतलब गर्मी में बहुत गर्मी नहीं लगनी चाहिए और ठंडी में बहुत ठंडी नहीं लगनी चाहिए। मतलब थर्मली हमको कंफर्ट मिलना चाहिए, ऐसा बिल्डिंग डिजाइन करना है। उसके लिए हमको टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो देर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द थर्मल कंफर्ट। तो थर्मल कंफर्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टेम्परेचर। तो उसमें दो फैक्टर्स हैं दैट वी हैव टू कंसीडर इफ यू वांट टू अटेन द थर्मल कंफर्ट। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें आता है एयर टेम्परेचर, कितना गर्म या ठंडा हवा है आपके एनवायरमेंट में। नेक्स्ट आता है रेडिएंट टेम्परेचर, द हीट एमिटेड बाय द सराउंडिंग सरफेस, क्योंकि ये सनलाइट गिरता है आपके वॉल के ऊपर, आपके रूफ के ऊपर, तो कितना हीट एमिट होता है थ्रू ऑल दिस सराउंडिंग सर्फेसेस, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द थर्मल कंफर्ट। देन एयर वेलोसिटी, हवा कैसा चल रहा है। अगर ज़्यादा हवा चल रही है तो उसमें आपको थोड़ा कंफर्ट फील होगा एज कम्पेयर टू कम हवा चल रही है। ह्यूमिडिटी, कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है हमारी एयर में, तो ह्यूमिडिटी भी आपके कंफर्ट को ज़्यादा या कम कर सकती है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। पर्सनल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं थर्मल कंफर्ट के लिए, कि मेटाबॉलिक रेट क्या है, क्योंकि जब हम हमारा फंक्शन करने के लिए जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर जो रेट एट विच द पर्सन जनरेट्स द हीट, तो हीट जनरेट करते हैं, वो भी इफेक्ट करता है। देन क्लोथिंग, हमने कैसे क्लोथ पहन के रखे हैं, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द थर्मल कंफर्ट। बट द मेन जो क्राइटेरिया वो टेम्परेचर मेंटेन करना। सो विल सी इन डिटेल अबाउट दैट टेम्परेचर। तो उसके लिए पहले हम जानेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है। तो हीट जनरली तीन तरीके से ट्रांसफर होता है, क्योंकि अगर हमको प्रॉब्लम पता है कि टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है तो उसका ट्रांसफर हमको पता होना जरूरी है। तो फर्स्ट इज कंडक्शन। सो बेसिकली इट इज द कंडक्शन इन विच द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन सरफेस, दो सरफेस के बीच में, मतलब दो सॉलिड सरफेस के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो विच आर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विच ईच अदर। और हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे हम सॉलिड मटेरियल यूज करते हैं। सो मटेरियल के ऊपर फोकस करना इज वेरी एसेंशियल पार्ट। सो द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस क्या है आपका सॉलिड मटेरियल का, इनसाइड एंड आउटसाइड। देन थिकनेस ऑफ सॉलिड मीडियम, कितना थिकनेस का आपने वॉल लिया है या कुछ भी आपका ग्लास है या रूफ है, जो भी कुछ एरिया ऑफ एक्सपोजर कितना है, टाइम फॉर विच द हीट फ्लो टेक्स प्लेस, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा। सो दैट वी हैव टू सी। सो कंडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, कि कैसे हम टेम्परेचर कंट्रोल करें, कौन से मटेरियल यूज करें। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। तो बेसिकली इट इज हीट ट्रांसफर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस, क्योंकि अगर वो हीटेड, व्हेन दिस लिक्विड और गैसेज दे हीटेड, वो वार्म होते हैं, एक्सपांड होते हैं और राइज होते हैं, उसकी वजह से दैट रिजल्ट्स इन कन्वेक्शन। सो लिक्विड और गैस, उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है दैट इज कन्वेक्शन। दैन रेडिएशन, इट इज ऑल ड्यू टू दैट रेडियंट एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम द सन रेज। सन की जो रेज आती है तो काफ़ी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और काफ़ी जो हीट होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीट में। तो जितना भी हीट एब्जॉर्प्शन होगा रेडिएशन के थ्रू, सो वो अगर आपके घर में आता है तो उसकी वजह से भी थर्मल कंफर्ट को प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम कितना उसको एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, कितना उसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, सो दैट एस्पेक्ट वी हैव टू consider. So basically there are three ways in which the heat can be transferred: conduction between two surface, convection that is liquid and gas, and radiation that is sun rays. So there are various methods to control the temperature in building. First is thermal insulation, second is cavity wall, third is passive temperature control. Passive का मतलब यही होता है कि जितना हो सके उतना इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करना, और जो भी हमारे पास ओरिएंटेशन है या फिर बिल्डिंग एट इट्स ओन, उसकी जो भी अरेंजमेंट हम कर रहे हैं या ऐसे कुछ लो एनर्जी सॉल्यूशंस दे रहे हैं, और एक्टिव में क्या होगा, हमको इक्विपमेंट यूज़ करके टेम्परेचर को मॉडिफाई करना है। So this we have discussed in climate control also, because these are the technique used to control the climate, and we will discuss one by one all this aspect. So first is thermal insulation. So temperature inside and outside तो अलग ही होता है, जैसा आपको पता है। सम बिल्डिंग मटेरियल अलाउ करते हैं कि भी हीट इजीली पास हो जाए, कम
काफ़ी उसको हीट स्मूथली पास नहीं होने देते हैं, बट द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस कहाँ से कहाँ जाता है, हॉटर प्लेस टू कोल्डर प्लेस। सो नॉर्मली हीट लॉस कैसे होता है, जो भी गर्म है वहाँ से कोल्डर की तरफ जाएगा। सो अगर हमको हीट ट्रांसफर रोकना है कि इनसाइड और आउटसाइड का टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, सो उसके लिए हमको इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है और डिज़ाइन प्रोसेस में ही हमको ट्राई करना होता है। सो पर्पज ऑफ इंसुलेशन क्या है, सो टू मिनिमाइज द हीट ट्रांसफर बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ बिल्डिंग। सो उसके लिए काफ़ी बिल्डिंग मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी मेथोलॉजीज भी यूज़ कर सकते हैं। तो अवर फोकस इज कि कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करके हम थर्मल कंफर्ट अचीव कर सकते हैं। So these are some thermal insulating material that we will discuss. First is slab और block insulation. So ये block और boards होते हैं जो बने होते हैं mineral wool, cork board, cellular glass और cellular rubber और sawdust, मतलब लाकड़ानो वेर इन गुजराती। So they are fixed to the walls and roof में हम उसको fix कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा heat loss ना हो and maintain the required temperature. Next is blanket. सो ये ब्लैंकेट जैसा होता है जिसको रूफ या वॉल में आप लगा सकते हैं, जो बना होता है मिनरल वूल या कॉटन या एनिमल हेयर का, जिसका थिकनेस 12 टू 80 mm हो सकता है। नेक्स्ट इज लूज फिल इंसुलेशन। वो भी फाइब्रस मटेरियल होते हैं लाइक रॉक वूल, स्लैग वूल, सेल्यूलोज, वुडन फाइबर वूल, जिसको हम लूजली पैक कर सकते हैं बिटवीन दिस स्टड्स। दिस आर कॉल्ड एज स्टडिंग। तो ये नॉर्मली जहाँ पे हिली रीजन्स होते हैं, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पे नॉर्मली इस टाइप के स्टड्स लकड़े का अरेंजमेंट होता है जिसमें हम ये लूजली फिल कर सकते हैं, लूज फिल इंसुलेशन। देन बैट इंसुलेशन, सिमिलर टू ब्लैंकेट, ब्लैंकेट जैसा ही होता है पर थिकनेस थोड़ा ज़्यादा होता है, जो वॉल या सीलिंग में लगा सकते हैं। देन इंसुलेटिंग बोर्ड, सो पल्प ऑफ वुड या कैन के अदर मटेरियल को प्रेस करके हम उसका बोर्ड बना सकते हैं बाय एडिंग सर्टन एडेसिव्स, मतलब उसको चिपका सकते हैं। एंड उस ये इंटीरियर लाइनिंग ऑफ वॉल में या पार्टीशन वॉल में आप ऐसे इंसुलेटिंग बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर कम हो जाता है। नेक्स्ट इज लाइट वेट एग्रीगेट। लाइट वेट एग्रीगेट का भी हम यूज़ कर सकते हैं लाइक ब्लास्ट फर्नेस लैग, बर्नड क्ले, वर्मिकुलाइट, सो दैट विल ऑल्सो अवॉइड दिस हीट ट्रांसफर। देन रिफ्लेक्टिव शीट मटेरियल, सो अगर सोलर आ रहा है सन रेज, तो अगर उसका हीट गेन नहीं करना है तो उसको रिफ्लेक्ट करवाना हमारा एम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे जिप्सम बोर्ड, स्टील का शीट, कोई रिफ्लेक्टिव मटेरियल, एल्यूमिनियम फॉयल, ऐसी शीट हम रूफ पे या हमारे सीलिंग पे लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो भी सोलर रेडिएशन आ रहा है वो उसको हम रिफ्लेक्ट करवा देंगे ताकि वो हीट स्टोर ना हो। सो ये हाई रिफ्लेक्टिव एंड लो एमिसिविटी ऐसे टाइप की शीट्स अगर हम यूज़ करते हैं तो भी हम इंसुलेशन अप्लाई मतलब कि हीट गेन और हीट लॉस हम रोक सकते हैं और हम थर्मल कंफर्ट इनसाइड योर हाउस ले सकते हैं। सो चॉइस ऑफ मटेरियल, बेसिकली कॉस्ट क्या है, एरिया कितना कवर किया है, स्टैंडर्ड ऑफ इंसुलेशन कितना चाहिए, उसका कितना कोट आपको चाहिए हीटिंग या कूलिंग के लिए, सो वो उस पर डिपेंड करता है। सो इंसुलेटिंग मटेरियल का बेसिकली प्रॉपर्टीज ऐसा होना चाहिए कि हाई थर्मल रेजिस्टेंस होना चाहिए, फायर प्रूफ होना चाहिए, इंसेक्ट प्रूफ, ड्यूरेबल मतलब लंबा चलने वाला, नॉन एब्जॉर्बेंट ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, चीपर एंड रेडिली अवेलेबल। सो दीज आर सम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बाय using insulating material at walls and roofs at some places we can get the thermal comfort. सो बेसिकली क्या है एडवांटेज थर्मल इंसुलेशन के, सबसे पहले तो कंफर्ट मिलेगा, कूल इन समर, वार्म इन विंटर, देन आउटसाइड, देन सेविंग फ्यूल। हम अगर गर्मी में बहुत गर्मी लग रही है तो हम एसी चलाएंगे, सर्दी में बहुत सर्दी लग रही है तो हीटर चलाएंगे, तो ये हीट ट्रांसफर मिनिमाइज करता है, उसकी वजह से हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं उसमें बचत होती है। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन, उसमें भी फायदा मिलता है। कंडेंसेशन का मतलब क्या कि वार्म एयर जब कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कूल एनवायरमेंट तो क्या होता है, वो मॉइस्चर में कन्वर्ट होता है, वो डिपोजिशन हो जाता है हमारी वॉल पे और बहुत ही गंदा भेज जिसको बोलते हैं वैसा लग जाता है, तो उसको भी वो प्रिवेंट करता है क्योंकि प्रॉपर टेम्परेचर इनसाइड योर हाउस इज मेंटेन। देन वाटर सिस्टम, काफ़ी बार बहुत ठंडा वाला एरिया है तो वहाँ पे पानी जम जाता है, सो और बहुत गर्मी है तो बहुत गर्म पानी सिस्टम हो जाता है तो हीट लॉस होता है। सो ये सब नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो द एडेड एडवांटेज। सो देर आर मेनी एडवांटेज ऑफ थर्मल इंसुलेशन। सो नेक्स्ट हमारा है कैविटी वॉल। सो केविटी वॉल से भी हम थर्मल इंसुलेशन या टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली केविटी का मतलब क्या होता है, होलो स्पेस। हम जो भी वॉल बना रहे हैं वो एकदम सॉलिड नहीं बना रहे, दो वॉल उसके बीच में ये केविटी, केविटी मतलब खाली जगह जिसमें एयर होगा,
सो ये इनर वॉल है और ये आउटर वॉल है. So it is a wall consists of two parallel walls which are called as leaves or skin and that are separated by the continuous air cavity and interconnected by ties. अब ये दोनों सेपरेट है, यहाँ पे बीच में आपका कनेक्शन भी चाहिए, तो उसके लिए वॉल टाइज हम यूज करते हैं बिटवीन इनर वॉल एंड आउटर वॉल. सो इनर वॉल को हम इनर लीफ बोलेंगे, आउटर वॉल को हम आउटर लीफ बोलेंगे. सो टू लीव्स ऑफ कैविटी वॉल में बी इक्वल और अनइक्वल थिकनेस. अगर इक्वल थिकनेस के है तो उसे नॉन लोडिंग बेरिंग वॉल बोला जाता है, क्योंकि वो लोड लेने के लिए नहीं है. द इंटरनल लीफ में बी मेड थीकर, जैसे अंदर का, घर के अंदर का वॉल थीकर बना सकते हैं एज कम्पेयर टू आउटर वॉल टू मीट सम स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट. और ये जो मेटल टाई मैंने जैसे बोला, ये नॉर्मली दोनों के बीच में कनेक्शन होता है टू ऑब्टेन द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, क्योंकि दोनों को कनेक्ट करना तो जरूरी है ही, पूरा हम ऐसे नहीं छोड़ सकते. सो व्हाट आर द रीजंस, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं केवीटी वॉल? पहले तो वो डैम्पनेस प्रिवेंशन करता है, क्योंकि दोनों के बीच में दो वॉल है, उनके बीच में एक्सेप्ट मेटल टाइल देयर इज नो कनेक्शन. उसकी वजह से अगर बाहर से कुछ पानी आ रहा है, भेज आ रहा है, तो वो नहीं आएगा अंदर, क्योंकि बीच में एयर है, बिकॉज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू लीव्स. इसकी वजह से प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस. तो डैम्पनेस प्रिवेंशन के लिए अच्छा है. हीट इंसुलेशन, क्योंकि एयर है कैविटी के अंदर, सो दैट इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट. वो हीट का कंडक्शन नहीं करेगा, तो बाहर जितनी भी गर्मी हो वो यहाँ पे अंदर नहीं आएगी. बाहर बहुत ठंड हो तो वो भी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कैविटी है जो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है. उसकी वजह से कैविटी वॉल में हैव 25% ग्रेटर इंसुलेशन देन सॉलिड वॉल. सॉलिड वॉल होगा तो वो ट्रांसफर हो जाएगा. तो हीट इंसुलेशन जो हमारा मेजर पर्पज है टेम्परेचर कंट्रोल का, वो फुलफिल होता है. देन साउंड इंसुलेशन, क्योंकि दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है तो साउंड भी ट्रांसफर नहीं होगा. द साउंड इंसुलेशन, देन हीट इंसुलेशन, देन लेस लोड ऑन द फाउंडेशन, क्योंकि थिकनेस कम है उसकी वजह से फाउंडेशन पे लोड कम होगा. देन प्रिवेंट एफ्लोरेंसिस. काफ़ी बार क्या होता है, मॉइस्चर की वजह से पाउडरी डिपोजिट हो जाता है सॉइल में जब वो इवोपरेट होता है, सो उसको भी वो रिड्यूस करता है कैविटी वॉल. देन इकोनॉमिकल तो है इन कंस्ट्रक्शन, ऑलमोस्ट 20% लेस देन द सॉलिड वॉल. अभी इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर कैसा है, जैसे हमारे नीचे से फाउंडेशन, देन हमारा वॉल स्टार्ट होता है, देन दिस इज योर ग्राउंड लेवल, देन कैविटी, कंटिन्यूअस कैविटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड एट सर्टन डिस्टेंस यू कैन प्रोवाइड दिस मेटल टाइज, एंड दिस इज योर इनर वॉल एंड दिस इज योर आउटर वॉल. तो यहाँ पे हाफ ब्रिक थिक वॉल है, दिस इज 1 ब्रिक थिक वॉल है इनर वॉल. सो विड्थ ऑफ द केविटी में भी 50 to 100 mm, ये जो विड्थ ऑफ केविटी है 200 mm हो सकती है. जैसे मैंने बताया आउटर एंड इनर थिकनेस वॉल. कंटिन्यूअस केविटी है एक्सेप्ट जब हम लिंटल लेवल आएगा, ओपनिंग आएगा, तब वहाँ पे वो डिसकंटिन्यू होगी. और ये जो मेटल टाई है ये एक रेगुलर इंटरवल रखा जाता है. एंड एट द बॉटम यहाँ पे जैसे इस टाइप का एयर ब्रिक, टू हैव द प्रॉपर वेंटिलेशन, एयर ब्रिक भी प्रोवाइड किया जाता है. आउटर वॉल नॉर्मली स्ट्रेचर बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड या इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड में बन सकता है. सो दिस एयर ब्रिक दे आर एसेंशियल पार्ट टू कीप द प्रॉपर वेंटिलेशन एट द बॉटम ऑफ योर कैविटी वॉल. सो दीज आर सम पिक्चर्स. मेटल टाइज किस किस टाइप की मेटल टाइज हो सकती है, अलग अलग हाइट पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं. दिस इज द डिस्टेंस नॉट ग्रेटर देन 900 mm एंड दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस नॉट ग्रेटर देन 450 mm. सो हियर यू कैन सी दिस 3D व्यू, जिसमें आप देख सकते हैं ये मेटल टाई प्रोवाइड की गई है. दिस इज कॉल्ड एज वॉल टाई. ये DPC, दैट इज डैम्प प्रूफ कोर्स, मॉइस्चर को रोकने के लिए भी कोर्स किया जाता है. दैट इज अ कंटिन्यूअस केविटी बिटवीन टू वॉल्स. एंड जो कैविटी है उसके अंदर आपको थर्मल इंसुलेशन के लिए हमने जैसे बहुत सारे मटेरियल देखे, तो वो मटेरियल भी आप डाल सकते हैं. सो दिस इज कैविटी वॉल before and insulation. This is cavity wall with this insulation. So insulating material like mineral wool या polystyrene का beads या polyurethane foam, कुछ भी आप डाल सकते हैं तो वो ज़्यादा इंसुलेशन मिलेगा. वैसे तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर हम इसमें भर देते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल तो वो ज़्यादा यूजफुल हो जाता है. सो दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ कैविटी वॉल इंसुलेशन. सो एडवांटेज क्या है, बेटर थर्मल इंसुलेशन देन द सॉलिड वॉल, क्योंकि दोनों के बीच का स्पेस में एयर है जो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है, उसकी वजह से हीट ट्रांसफर रोकता है. देन मॉइस्चर प्रिवेंशन, देन हीट इंसुलेशन इम्प्रूव्स बाय 25%. साउंड इंसुलेशन इकोनॉमिकल भी है, जैसे हमने डिस्कस किया. लेस लोड होता है, एफ्लोरेंसेस रिडक्शन होता है. फॉर द सेम थिकनेस ऑफ मटेरियल केविटी वॉल आर स्ट्रॉन्गर देन द सॉलिड वॉल. दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ केविटी वॉल. एंड मेन हमने जो डिस्कस किया वो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, दैट इज थर्मल कंफर्ट के लिए, हीट ट्रांसफर. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैसिव सिस्टम फॉर टेम्परेचर कंट्रोल इन बिल्ट एनवायरनमेंट.
सो पैसिव डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि जो भी सोलर का डायरेक्शन है, उसका एसएस का पाथ है या अदर फीचर्स है, लाइक कुछ इंसुलेशन प्रोवाइड करना फॉर द कंफर्टेबल टेम्परेचर, तो उसमें हमको ज़्यादा डिपेंडेंस मैकेनिकल हीटिंग या कूलिंग सिस्टम में नहीं रखना है। मतलब इक्विपमेंट ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है हमारे प्लान एलिवेशन में चेंज करने का, ओरिएंटेशन बिल्डिंग का, कैसे हम शेड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उन सब पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो मैक्सिमम हम ट्राई करते हैं कि नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको ही हम यूटिलाइज करें फॉर मेंटेनिंग द इनसाइड बिल्डिंग टेम्परेचर, एंड हमारा जो भी एनर्जी एफिशिएंसी है वो हम इम्प्रूव करें, और डिक्रीजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। सो इट रिड्यूसेस द हीट लॉस और गेन थ्रू आउट द बिल्डिंग एनवेलप। हमारा जो भी प्लान एलिवेशन सेक्शन है उसमें थ्रू आउट हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके उतना ऐसा अरेंज करें ताकि हीट गेन एंड लॉस कम हो। सो पैसिव सोलर डिज़ाइन क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से और प्रोजेक्ट साइट के हिसाब से होता है। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हो तो हम ऐसे वॉल एंड रूफ बनाएंगे जिसमें कूलिंग टेक्निक हम अप्लाई करेंगे, सोलर रेफ्रिजरेशन और वाटर हीट एक्सचेंजर, ताकि वहाँ पे गर्मी में गर्मी ना लगे। और कोल्ड जोन होंगे तो हम ऐसे ऐसे डिवाइसेस बनाएंगे जिसमें एयर हैंडलिंग यूनिट हो, सन स्पेस हो, ट्रॉम्बे वॉल हो, जो एब्जॉर्ब करे हीट और उसको ट्रांसफर करे लिविंग स्पेस में। तो अकॉर्डिंग टू वॉट एवर क्लाइमेट वी हैव टू डिजाइन दिस। सो देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ पैसिव टेम्परेचर कंट्रोल। पहले तो वेंटिलेशन, नेचुरल हो सके उतना वेंटिलेशन प्रोवाइड करो, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स के वेंटिलेशन होते हैं। रेडिएटिव कूलिंग, मतलब जो भी सोलर गेन है उसको हम मिनिमम उसका यूज़ करें। देन हीट इंसुलेशन बाय ओरिएंटेशन, देन शेडिंग बाय प्रॉपर हाइट ऑफ सीलिंग एंड पैरापेट वॉल, इंसुलेशन बाय डिफरेंट मीन्स, देन लैंडस्केपिंग, वाटर बॉडी। अगर आपकी साइड के आसपास वाटर बॉडी है तो उसे भी काफ़ी हेल्प मिलता है टेम्परेचर कंट्रोल करने में, बाय ऑपरेशन और बाय कांटेक्ट ऑफ हॉट एयर विद द कूलर वाटर सरफेस। देन ग्लेजिंग, किस टाइप का ग्लेजिंग, जो भी ग्लास प्रोवाइड करते हैं विंडो में वो प्रॉपर अगर इंसुलेटेड या फिर हीट गेन ना हो उस टाइप का हो तो उससे भी फ़ायदा मिलता है। इट ऑल डिपेंड अपॉन के कौन से एरिया में आपको करना है हीट इंसुलेशन। देन हीट इंसुलेशन बाय पैसिव सोलर डिज़ाइन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन। क्रॉस में दो आपका ओपनिंग है तो क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है। सिंगल साइडेड वेंटिलेशन है, एक ही विंडो में से हो रहा है, दिस इज स्टैक वेंटिलेशन, जो भी कूल एयर आ रहा है, हॉट एयर, वार्म एयर यहाँ ऊपर से जा रहा है। सो नेचुरली जितना हो सके उतना ट्राई करो कि नेचुरल वेंटिलेशन मिले ताकि हमको अदर इक्विपमेंट यूज करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट इज रेडिएटिव कूलिंग। दिस अप्रोच यूटिलाइज द मैक्सिमाइज्ड एमिशन ऑफ इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेरिक विंडो। जितना भी एमिशन है वो एटमॉस्फेरिक विंडो के थ्रू ही रिलीज हो जाए हीट, एंड मिनिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकमिंग एटमॉस्फेरिक रेडिएशन। मतलब हमको हमारा जो घर है उसमें यहाँ पे रूफ पे रेडिएंट बैरियर लगाने हैं ताकि जितना हो सके उतना हम हमारे घर के अंदर हीट ट्रांसफर ना होने दें। सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज रेडिएटिव कूलिंग। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है क्योंकि ये वापस जा रहा है जबकि ये बहुत ही गर्म हो रहा है। सो रेडिएटिव कूलिंग दैट इज रिलेटेड टू योर सोलर रेडिएशन, उसका मिनिमाइज करवाना एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज हीट इंसुलेशन बाय ओरिएंटेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम कैसे हमारा बिल्डिंग ओरिएंट करते हैं। तो लॉन्गर साइड, नॉर्मली दिस इज योर लॉन्गर साइड, इट शुड फेस नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ में होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि सुबह ईस्ट में से रेज आते हैं, तो अगर ये आपने छोटा पार्ट यहाँ पे डाला तो क्या होगा, पूरा घर आपका तपेगा सुबह, और शाम को जब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हीट आएगी वेस्ट डायरेक्शन से तभी भी वो बाकी का आधा पार्ट तपने लगेगा, मीन्स गर्म होने लगेगा। सो उसको रोकने के लिए लॉन्गर साइड शुड फेट नॉर्थ एंड साउथ टू मिनिमाइज द सोलर गेन। एंड जो भी हमारे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं कि कहाँ पे लिविंग रूम, स्लीपिंग एरिया होना चाहिए, क्योंकि ये जो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है वो नॉर्मली कूल ब्रीज के लिए जाना जाता है। सो यहाँ पे अगर स्लीपिंग एरिया प्रोवाइड करते हो दैट इज़ गुड। सो लॉन्गर साइड ऑलवेज इट शुड फेस नॉर्थ एंड साउथ। जितना भी विंडो वगैरह है वो हमारा नॉर्थ साउथ में होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट एंड वेस्ट बोथ आर गिविंग द मैक्सिमम हीट, एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में तो यही अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज हीट इंसुलेशन बाय शेडिंग। तो शेडिंग भी हम प्रॉपर प्रोवाइड करके हीट गेन रोक सकते हैं। जैसे ये समर शेडिंग के लिए जो थोड़ा सा अगर हमने इसका शेड एक्सटेंड कर दिया तो समर सन को अवॉइड कर रहा है, विंटर सन को आने दे रहा है। एज वेल एज वी कैन प्रोवाइड इंसुलेटिंग मटेरियल here at the bottom, that is roof, sorry, in your floor as well as in wall. Then by use of these trees, deciduous trees also, we can avoid the
हीट ट्रांसफ़र। सो जो एल्टीट्यूड ऑफ सन का जो एंगल होता है उसके हिसाब से जो पीक हीट गेन का टाइमिंग होता है वो 11 से 3 का होता है। तो अगर हम पैरापेट वॉल की हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं या सन ब्रेकर्स या ट्रीज या ऑनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं लाइक दिस, दीज आर द सन ब्रेकर्स। देन डेसिडियस ट्रीज मतलब कि जब हमको सर्दी होती है तब वो समर सन को आने देता है, क्योंकि उसके जो भी ट्री के जो लीव्स होते हैं वो गिर चुके होते हैं। और जब विंटर का सीज़न होता है, सॉरी समर का सीज़न होता है, तब वो उसको अवॉइड करता है क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा लीव्स है। तो ये डेसिडियस ट्रीज देर आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर उसको हम शेडिंग के लिए यूज़ करें। दीज आर कॉल्ड एज द सन ऑर्निंग्स। सो ऐसा हम एक्सटेंशन दे के भी रोक सकते हैं सोलर गेन। देन हीट इंसुलेशन बाय प्रॉपर हाइट ऑफ सीलिंग। सीलिंग का हाइट भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम 1 to 1.3 मीटर अबव द ऑक्यूपेंट हाइट अगर हम रखते हैं सीलिंग का, तो उसमें भी हीट इंसुलेशन मिलने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। तो सीलिंग का इंसुलेशन बिटवीन द टू सीलिंग्स अगर दो अलग हाइट पे है तो यहाँ पे सीलिंग में इंसुलेशन प्रोवाइड करना। देन वॉल इंसुलेशन, देन फ्लोर इंसुलेशन, देन केविटी वॉल कंस्ट्रक्शन। ये अलग अलग मेथड्स है बाय यूजिंग विच वी कैन ऑल्सो reduce the heat transfer. देन हीट इंसुलेशन ऑफ सॉलिड वॉल यूजिंग प्लास्टर बोर्ड, जैसे मैंने डिस्कस पहले भी किया था, प्लास्टर बोर्ड आप रख सकते हैं इन योर वॉल। देन हीट इंसुलेशन बाय पैसिव सोलर डिजाइन। सो जैसे सन की एनर्जी है, जियोग्राफिकल क्लाइमेट है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, उसी का यूज़ करके हमको मिनिमम एनर्जी में हमारा जो भी इंसुलेशन है वो प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे this is by extension of shading here with the help of tree, here with the help of cross ventilation, here by extension of this number of shades. So these are called as the पैसिव सोलर डिज़ाइन। उसमें कोई भी ह्यूमन मेड एनर्जी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट फिर हम वो जो भी हीटिंग एंड कूलिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो जितना हो सके उतना मैकेनिकल आइटम का हम यूज़ नहीं करते हैं। देन लैंडस्केपिंग अगर हम प्रोवाइड करते हैं, गार्डनिंग वगैरह, तो डायरेक्ट जो सन है उसके ऊपर, वो बिल्डिंग के ऊपर गिरने नहीं देता उसकी रेस, और एयर फ्लो भी डिफरेंट पैटर्न्स के कवर करता है। सो ट्री जो भी है नेचुरल शेडिंग, वो दैट कैन कंट्रोल योर इनसाइड टेम्परेचर। सो हियर दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन एंड हियर यू कैन सी एवरग्रीन ट्रीज रखे हुए हैं, यहाँ पे डेसिड्यूस ट्रीज रखे हुए हैं। ये हमारा डायरेक्शन है कूल ब्रीज का, तो वहाँ पे ट्रीज नहीं रखे हुए हैं। सो बाय प्रोवाइडिंग दिस नेचुरल लैंडस्केपिंग एंड ट्रीज and gardening etc, that can also keep your inside temperature in very much comfortable condition as compared to outside temperature. देन यहाँ पे पैसिव सोलर की सब मेथड्स हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट इज एक्टिव थर्मल कंट्रोल मेथड्स। उसमें हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं या इक्विपमेंट यूज करते हैं टू कंट्रोल अवर टेम्परेचर इनसाइड द हाउस। सो एयर कंडीशनिंग ऐसी सबको पता है, नॉट ओनली इट इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द कंफर्टेबल इंडोर एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, बट ऑल्सो प्रमोट्स द बेटर हेल्थ एंड वेलबींग, क्योंकि फिल्टर वगैरह होता है तो पॉल्यूटेंट्स भी थोड़ा बाहर जा सकता है। आजकल जो ज़्यादा सिस्टम चला हुआ है जैसे दैट इज कॉल्ड एज HVAC, दैट इज हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सो इस टेक्निक से हम कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्योरिटी ऑफ एयर इन अवर एनवायरमेंट, दैट इज इंडोर एनवायरमेंट। सो मेन पर्पज हमारा HVAC का क्या है? टू एडजस्ट एंड चेंज द आउटडोर एयर कंडीशन टू द डिजायर्ड कंडीशन ऑफ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग फॉर अचीविंग थर्मल कंफर्ट ऑफ ऑक्यूपेंट। उसमें मेन जो आता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल। देन उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ऑक्यूपेंट की लाइफ एंड हेल्थ भी अच्छी रहती है। स्टेल एयर मतलब जो खराब एयर, कंटामिनेटेड एयर है, उसको रिप्लेस करते हैं विद द फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड। एंड जो भी टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल हैजार्डस कंसंट्रेशन है अगर कुछ, तो वो भी रिमूवल करते हैं। देन फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट, केमिकल कंटामिनेंट्स एंड ऑर्डर्स थ्रू केमिकल एंड कार्बन एक्टिव फिल्टर। एंड इनसाइड जो टेम्परेचर है वो 21 to 24 डिग्री, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 to 60 डिग्री मेंटेन करते हैं। और कभी जैसे इंडिविजुअल एरिया एंड कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन इन द इमरजेंसी कंडीशन भी पॉसिबल है थ्रू इंटरफेस विद द शटडाउन लॉजिक ऑफ द फायर एंड गैस डिटेक्शन एंड अलार्म सेफ्टी सिस्टम। मतलब ऐसा कोई लॉजिक उसमें डाला होता है जिसकी वजह से अगर कुछ इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है तो वो इंडिविजुअल एरिया में भी वेंटिलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू दैट सिस्टम। सो दीज आर द बेसिक इक्विपमेंट पार्ट, जिसमें फैंस या ब्लोअर्स होते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, फिल्टर्स होते हैं, कंप्रेसर्स होते हैं, फिल्टर्स टू फिल्टर आउट द कंटामिनेंट्स एंड डस्ट एक्सेट्रा, कंडेंसिंग यूनिट, देन इवोपरेटर और कूलिंग कॉयल, control system and air distribution system. So here outside air aa raha hai, this is air handling unit, and this is your filter
fan, then this is coil, and how this room is ventilated, and this is provided with the cooling tower and chiller plant as well as boiler to maintain the proper heat, ventilation and air condition in your indoor environment. So these are the references I have used to prepare this lecture, and आई होप दैट आपको ये लेक्चर यूजफुल हुआ होगा. तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी कर सकते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर नहीं की है तो. थैंक यू.